सुप्रभात मित्रों। आज विभिन्न शादी एवं मड़वा के कार्यक्रम से अभी रात्रि को लौटा हूँ और जो शादी का कार्यक्रम है उसमें आजकल जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के विषय में बात करने के लिए आज मैं आया हूँ। सबसे बड़ी बात है, एक पहले मैं किन्हीं का भजन है, वो किनके द्वारा रचित भजन है ये तो मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन एक भजन है जिसमें है कि जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना, पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना, कमल पंथ बिना, गणित अंक बिना, दिशा मयंक बिना, मोर का यूं बेकार नाचना है घनश्याम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के बिना। तो इसमें एक लाइन है, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिनु, देह प्राण बिनु, भोजन मान बिनु, व्यर्थ भजन भाषण सब कीर्तन अच्छे कर्म बिना। तो कहता है कि क्षत्रिय आन के बिना और भोजन मान के बिना ये व्यर्थ है। अब ये दो चीज़ मैं क्षत्रिय पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो ये इटखोरी क्षेत्र है ये क्षत्रिय बहुल क्षेत्र है और इस दोहे में या कह लें कि यह जो भी कविता है या इसे भजन कह लें, भजन ही कहना उचित होगा, तो इसमें ये लाइन है कि क्षत्रिय आन बिना, विप्र ज्ञान बिना, घर संतान बिना, देह प्राण बिना, हाथ दान बिना, भोजन मान बिना। अभी जो शादी ब्याह में जो रस्म हो रहा है इसमें एक बड़ा आप देख रहे होंगे कि बफे सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं या बुफे बोलते हैं, ठीक है, मैं इसे हिंदी में बाजीराव पद्धति कहता हूँ। इस सिस्टम को मैं नहीं, जो भी हिंदी के जानकार हैं या जो इतिहास के जानकार हैं वो इस पद्धति को बाजीराव पद्धति कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कौन सी पद्धति को, ये जो प्लेट में खाना लेते हैं और ऐसे माथा के ऊपर लेके घूम रहे हैं, फिर सब्जी लो, मीट लो, मुर्गा लो और फिर खाओ। अब तो ये सिस्टम हो गया कि प्लेट पहले धो भी लो खुद, क्योंकि इतना लोगों को बुला लिया जाता है शादी में, पता नहीं क्या दिखाना होता है या क्या करना होता है, अनावश्यक है। और दूसरी एक बड़ी बात है कि अभी आप साधु संतों या पुस्तक शास्त्रों कहीं भी आप देखते होंगे तो उसमें एक लिखा हुआ है कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। और जगह जगह ये आपको दीवारों पर भी अब लिखे हुए मिलते हैं, बहुत सारे होटल में भी अब मिलने लगे। चूँकि भोजन आप बर्बाद करते हैं, पैसा आपकी है, संपत्ति आपकी है, लेकिन संसाधन देश की है, ये बर्बाद होता है। आपको याद होगा रतन टाटा जी का एक जिक्र जो प्रत्येक अपने इंटरव्यू में भी लगभग पहले देते रहे हैं कि जब वो जापान या ब्रिटेन किसी देश में खाना खा रहे थे तो उन्होंने खाना थाली में छोड़ दिया, और वो छोड़ जब दिए तो जब बिल देने के लिए गए वहाँ पे तो जो खाना का बिल था वो लगा और उन पर जुर्माना लग गया ऊपर से एक्स्ट्रा। तो रतन टाटा जी ने पूछा कि ये जुर्माना किस बात का, तो होटल के मालिक ने कहा कि आपने खाना जो मंगवाया ये उसका बिल है और जुर्माना इसलिए क्योंकि आपने खाना छोड़ दिया। आप सोच रहे हैं कि ये मेरे पैसे का खाना है, लेकिन ये संसाधन मेरे देश का है। तो अभी शादी ब्याह जो चीज़ है वो बिल्कुल पारिवारिक चीज़ है। उसमें फूफा का रोल है, जीजा का रोल है, मौसा का रोल है, साड़ू का रोल है, तरह तरह के लोगों का रोल है जो पारिवारिक सदस्य है, देवर, भाभी, जेठानी, नंदोसी, सबका रोल है। ये पारिवारिक कहिए इस तरह का ये जो शादी छठी मुंडन है ये प्रोग्राम है, पारिवारिक प्रोग्राम। बाकी तो प्रत्येक दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ लोग बर्थडे, एनिवर्सरी, बाकी चीज़ भी मनाते रहते हैं तरह तरह का, या मिलना जुलना प्रखंड के लोगों से होता रहता है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये पारिवारिक फंक्शन है। अब इसमें लोगों ने क्या कर दिया कि फूफा मौसा को बुलाते हैं, एक तरफ कुर्सी पे बैठा देते हैं और विधायक जी को, सांसद जी को, जिला परिषद को, मुखिया को, पंचायत समिति को, वार्ड सदस्य को, सबको बुलाते हैं। अब फूफा उधर बैठ के मुंह फुलाए हुए देखते रहते हैं और इधर फूफा का, फुआ का कोई पूछ नहीं है, विधायक जी के पीछे लोग दौड़ रहा है, सांसद जी के पीछे। मैं इसे अनावश्यक रूप से नहीं लड़, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि शादी ब्याह जो है ये बिल्कुल पारिवारिक चीज़ है। इसमें और देख रहे होंगे आप, पहले भी लोग परिवार से मनाते थे, फिर बीच में लोगों का बढ़ गया जो भी हम लोगों के यहाँ चल रहा है, और अब जब आप मुंबई दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे हीरो हीरोइन या बड़ा बिजनेसमैन सीधा विदेश चल जाता है शादी के लिए और वहाँ अपने साथ अपनी 10
जो बिल्कुल करीबी लोग हैं उनको ले जाता है। तो ये कल्चर हमारे यहाँ 10 साल के बाद आएगा, क्योंकि हम लोग तो हीरो हीरोइन को देख के सब सीखते हैं, बिजनेसमैन को देख के सीखते हैं। तो अब तो मुंबई में कोई चीज़ हमसे 15 साल आगे होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो पारिवारिक फंक्शन है इसमें अनावश्यक लोगों का, फिर बाद में शादी के बाद एक पार्टी दीजिए जिसको गेट टुगेदर, आप जो बहू लाए हैं या जो दामाद लाए हैं उनको मिलाने के लिए समाज के लोगों से, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन शादियों में, और मैं इसका बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि भोजन मान बिना, भोजन जो है वो सम्मान का चीज़ है। और भोजन हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो हो गया, आप जाइए प्लेट को अपने से, प्लेट इतना, चूंकि इतने लोगों को बुला लिया जाता है, प्लेट 150 200 होते हैं, 500 होते हैं, 1000 होते हैं, फिर वही प्लेट गंदा होता है, उसको धोता भी नहीं है, ला के रख देता है, फिर प्लेट लेके कागज से उसको पोंछ रहे हैं, कपार के ऊपर लेके जा रहे हैं, पानी खोज रहे, धो रहे हैं, स्वयं धो के ला रहे हैं और फिर भोजन खा रहे हैं। तो इससे एक तरह से तो ये जाहिर होता है कि हम खाना के प्रति बड़े प्रेमी हो गए हैं, कि कहीं भी फ्री का अगर खाना मिले तो हम चले जाते हैं। या फिर इसे दूसरे रूप में ये भी देखा जा सकता है कि जो हमें बुलाए हैं, हम उनका अनादर नहीं करना चाहते हैं, हम जाते हैं लेकिन फिर उनसे वो सम्मान नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए किसी को भी भोजन के लिए। तो इस तरह मैं ये बार बार कहना चाह रहा हूँ कि पारिवारिक शादी जो है उसमें आप चुनिंदा 60-70 लोगों को ये दिखाने के चक्कर में, फिर दूसरी एक बड़ी प्रक्रिया है उसमें डीजे वाली। ये बड़ा जो भी है लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है, बचपन से ही आप पढ़े होंगे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और एक जल प्रदूषण, ये 3 प्रदूषण बचपन से, ये मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बचपन के ही किताबों में 6, 7, 8 की किताबों में हम वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पढ़ते हैं। तो वायु में कितना प्रदूषण है कि नहीं है ये हम देख भी नहीं पाते हैं, जल प्रदूषण हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये ध्वनि प्रदूषण, इसको तो बिल्कुल खुले तौर पर देख पा रहे हैं और सारे लोग। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 10 बजे का, और सोचिए कि जो स्थानीय थाना है, अभी आप किसी को गाली दे दीजिए तो उठा कर ले जाएगा। लेकिन जो है ये ध्वनि प्रदूषण खुलेआम सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन हो रहा है, और उसके बाद उस पर कोई किसी तरह का नहीं, और आपको पता नहीं आने वाले बच्चों पर इसका, या कहीं भी आप देखेंगे ध्वनि प्रदूषण कितना घातक है। और ये जो डीजे है तरह तरह का, इस पर हमको विशेष टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं। इन चीज़ों पर रोक लगना बहुत ही ज़रूरी है। और अब शादियों जो चीज़ मतलब अभी बोला जा रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और इसमें क्या कुछ जोड़ सकूं। तो ये बड़ा ही विकट परिस्थिति है और लोग दिखावे में बर्बाद है। हर कोई नापसंद करता है, लेकिन चूंकि लोगों को दिखाना है इसलिए लाया जाता है। तो ये भी ना हो कि डीजे वालों का धंधा बंद हो, लेकिन इस पर शादी में जिसमें जयमाला निकल रहा है उस समय आप डांस कीजिए, नाचिए, गाइए, उसके बाद उसे बंद कीजिए। लेकिन ये दिन भर शादी हो रहा है तो किसी के घर 8-8 दिन, 9-9 दिन, पूरा गांव तबाह है, एक गांव तबाह है एक डीजे से। और कोई चूंकि सामाजिक रिलेशन है, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहा है, न थाना में सूचना दे पा रहा है, और अगला को भी ये समझ नहीं है कि उसके घर बच्चा है, पढ़ाई है। कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि आप 2 बजे रात को सोए हैं, किसी के यहाँ शादी खत्म हो गया, और बाद में डीजे जो वापस अपना घर जा रहा है वो पूरा रास्ता बजते हुए जाता है, जबकि उसको बंद कर देना चाहिए। अब पूरे रास्ता 2 बजे वो रात को कितना का बच्चा का तबीयत खराब है, कितने बुजुर्गों का, सबको उठाते हुए चल गया। अब जो है सो रात भर कोई सो नहीं पा रहा। ये बड़ी सारी समस्या है जिसको हम पत्रकारों की ही जवाबदेही है कि बेहतर तरीके से समाज में इन बातों को भी फैलाया जाए। क्योंकि पत्रकार का काम है समाज का आईना और समाज को जागरूक करना। तो इन चीज़ों पर, और अभी के मतलब मैं स्वयं को कह रहा हूँ, अभी हमारी पत्रकारिता ऐसा हो गई है कि हम जो है समाज को जागरूक करने के बजाय वो फीता काट रहे हैं, तो वो ये कर रहे हैं, उनके साथ ये खड़ा है। आप किसी भी अच्छे पत्रकार को, अभी आप सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को कहते हैं, कभी आपने उनके न्यूज़ में इस तरह का न्यूज़ देखा कि फलना व्यक्ति ने आज फीता काटा, उनके साथ ये खड़ा थे, ये खड़ा थे, ये खड़ा थे? उससे क्या मतलब है? वो समाज को आईना दिखाते हैं कि सड़क ऐसा होना चाहिए, सड़क ऐसा नहीं हो पा रहा, शिक्षा ऐसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसा नहीं हो पा रहा, समाज को ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग भी ये सोचेंगे कि मुझे क्या आवश्यकता है इन विषयों पे बात करने की, लेकिन आवश्यकता है, यही हम लोगों को करना ही है जो हम पत्रकारिता धर्म में, समाज को आईना दिखाना, कविता के माध्यम से, आप जो भी सुधारवाद के माध्यम है, लेखनी के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से, कहानी के माध्यम से समाज को उत्प्रेरित करना।
तो हम जिसे बाजीराव, ये बाजीराव पद्धति, एक थोड़ा सा और स्पष्ट कर दूं कि इसे बाजीराव पद्धति क्यों कहा जाता है। ये जो बुफे सिस्टम आप कहते हैं, चूँकि ये युद्ध जब हो रहा था, बाजीराव जो थे वो जब युद्ध कर रहे थे, तो चूंकि उस समय उनको युद्ध करना था, तो सैनिक को लड़ना था, तो खाना क्या, कोई परस के उनको नहीं देता, तो वो अपने आते थे, खाना लेते थे और खाना खाते थे, फिर प्लेट धो के एक व्यक्ति रख दिया, फिर लड़ने चले जाते थे। तो अब हम लोग शादी को भी युद्ध बना दिए हैं, तो इसलिए हम इसे बाजीराव पद्धति कहते हैं। धन्यवाद।